हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इलस्ट्रेशन 8 तक देख लिया था, ठीक है। और अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि हमें कैसे क्लासीफाई करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग होगी, कौन सी इन्वेस्टिंग होगी और कौन सी फाइनेंसिंग होगी, ठीक है। तो अब जो इलस्ट्रेशंस देखने वाले हैं उसमें हमें तीनों कैटेगरी में क्लासीफाई करने होंगे। खूब सारी एक्टिविटीज़ दी होंगी और कौन सी कैटेगरी में कौन सी एक्टिविटीज आएगी वो हमें बताना है। चलो, तो इलस्ट्रेशन 9 मज़ा आने वाला है। क्या बोल रहा है? सेग्रीगेट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, या जो इन एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होगा, आपको वो बताना है। चलो, तो बड़ा ईजी है, लिखते जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कैश सेल्स, तो भाई सेल्स तो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगी। कैश परचेज, तो परचेज भी आपका बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रेंट पेड, बिल्कुल ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश इन हैंड, ठीक है, तो कैश इन हैंड क्या है आपका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सी एंड सी, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा ये। इनकम टैक्स जो पे किया कंपनी ने, ठीक है, वो भी उसका एक बिजनेस के ऑपरेशंस का ही पार्ट होता है, इनकम टैक्स पे करना, ठीक है, जो भी रेवेन्यू कमाया है उस पर, तो ये भी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। ऑफिस एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो सब ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। बैलेंस एट बैंक, तो बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है वो भी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है बेसिकली, ठीक है, तो ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। सेल ऑफ मशीन्स बाय अ डीलर ऑफ मशीन्स, ध्यान से क्या बोल रहे हैं कि जो डीलर है मशीन्स का, जिसके लिए मशीन्स एक गुड्स की तरह है, अगर वो मशीन्स को बेच रहा है तो वो क्या होगा? बिल्कुल ऑपरेटिंग ही होगा, क्योंकि वो अपने गुड्स बेच रहा है एक तरीके से, ठीक है। वो मशीन्स को सेल आउट कर रहा है और मशीन्स उसके पास हैं फॉर रीसेल पर्पसेस, ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन से रिलेटेड हो जाएगा, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो एक कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, ठीक है, मतलब एक तरीके से जो फंड रेज किए वो बोरोइंग हुई कंपनी के लिए, तो बोरोइंग्स हमारी कहाँ चली जाती है? फाइनेंसिंग में। डिविडेंड पेड, तो कंपनी ने डिविडेंड पे किया, तो शेयर कैपिटल पे ही डिविडेंड पे किया जाता है, तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स क्या होता है? बेसिकली क्रेडिटर्स को कैश पे किया, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स डेटर्स हमारे जो बनते हैं वो हमारे गुड्स परचेज या सेल किए हैं हमने क्रेडिट पे तब बनते हैं। आया समझ में? तो ये आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ मशीन्स, तो यहाँ पर क्लियरली ये नहीं बताया गया कि मशीन का डीलर ने खरीदा है, यहाँ कुछ नहीं बोला है, तो मतलब मशीन्स खरीदी गई, इसका मतलब ये क्या हो गया? परचेज या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग में चला जाता है। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव, तो अगर इनकम टैक्स पेमेंट भी ऑपरेटिंग में आ रहा है तो इनकम टैक्स का अगर रिफंड रिसीव किया है तो वो भी हमारा ऑपरेटिंग में ही आएगा, ठीक है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कंपनी ने इशू किया, ओनर्स कैपिटल बढ़ रहा है, तो क्या होगा? फाइनेंसिंग। सेल ऑफ पेटेंट्स, तो कंपनी के पास पेटेंट्स थे वो उसको बेच रही है, तो बेसिकली क्या हो रहा है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को सेल आउट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है? करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वो हमारा किस चीज का पार्ट होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में चला जाएगा। परचेज ऑफ गुडविल, ठीक है, तो गुडविल अगर खरीद रही है कंपनी तो एक तरीके से क्या है? ये असेट है, ठीक है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट्स में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स में फिक्स एसेट खरीदा जा रहा है, ठीक है, फिक्स एसेट्स इन द सेंस मतलब एक लॉन्ग टर्म पर्पज से एसेट खरीदा जा रहा है गुडविल। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, तो बैंक में डिपॉजिट करना, ये आपका कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता है बेसिकली, ठीक है, तो ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट होगा। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज नॉन मार्केटेबल, तो ऐसी सिक्योरिटीज जो नॉन मार्केटेबल हैं, मतलब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को खरीदना, ये क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स से कैश जो मिला किससे रिलेटेड हो जाएगा? ऑपरेटिंग। आया समझ में? तो देखा आपने किस तरह से हमने 20 एक्टिविटीज को पूरा पूरा क्लासीफाई कर लिया। चलो, तो अब ध्यान से देखते हैं ऑपरेटिंग कौन कौन सा हो रहा है। 1 2 3 5 6 8 11 13, ठीक है, तो देख लेते हैं।
11, 13 और 20। तो 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13 और 20। तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई हमारी ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग देख लेते हैं। इन्वेस्टिंग कौन कौन सी हो जाएगी हमारी? यहाँ पे 12th और 15th, 17th और 19th। तो 12, 15, 17, 19 परफेक्ट हो गई ये भी। ठीक है, फाइनेंसिंग देख लेते हैं। तो फाइनेंसिंग कौन कौन सी हो जाएगी हमारी? 9th, 10th, 14th, बस। तो 9, 10th, 14th हो जाएगी। ठीक है, रेस्ट हमारी 4, 7, 16, 18 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देखो वही हमने लिखा है 18th, 14th, 16th, सॉरी 18, 16, 7 और 4th। तो परफेक्ट हो गया। तो क्लियर हो गया ये आपको इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफाई करना आ गया कौन सी ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग में, कौन सा फाइनेंसिंग में और कौन सा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। चलिए एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चलो, तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो हुए, ठीक है, वो कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, तो हमारे डेटर्स से पैसा मिला, ऑपरेटिंग में चला जाएगा। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स को बाय बैक किया, आया समझ में? तो ये आपका कैपिटल को इंपैक्ट दे रहा है, तो ये फाइनेंसिंग में चला जाएगा। रीपेमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म लोन, एक लॉन्ग टर्म लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका बोरोइंग से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। कमीशन रिसीव किया, तो ये आपका ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग में चला जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स को हम रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो इशू किए थे डिबेंचर्स उनको दोबारा रिडीम कर रहे हैं, तो ये भी आपका बोरोइंग से रिलेटेड है, ये फाइनेंस में चला जाएगा। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, तो जो भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है मतलब क्या है, वो करंट इन्वेस्टमेंट्स है, उसको सेल कर रहे हो, तो बेसिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, ठीक है, तो ये भी आपका बोरोइंग बढ़ा रहा है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग। क्लियर हो गया? तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ऑपरेटिंग में हमारा क्या क्या आ रहा है? मार्केटिंग एक्सपेंस, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कमीशन रिसीव्ड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो परफेक्ट हमारा ऑपरेटिंग के सारे सही आए हैं। इन्वेस्टिंग में हमने क्या क्लासिफाई किया है? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में सिर्फ हमारा एक ही आया है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंसिंग में आया है हमारा बाय बैक, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो बाय बैक, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आया है हमारा क्या? सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो क्लियर हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी। ठीक है, एक बार देख लो, रिव्यू कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए अगला इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 11, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये हमें सारी एक्टिविटीज दी हुई हैं और हमें इसको क्लासिफाई करना है अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, चलो तो ध्यान से। सबसे पहले क्या बोला है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ भी बोला नहीं है कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट है, तो नॉन करेंट ही लेके चलेंगे। तो परचेज या सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कौन से हेड में आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। ठीक है, चलो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। ठीक है, तो हमें डिविडेंड मिला, ध्यान से, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे, इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदे होंगे, जिसके बदले हमें डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, तो ये डिविडेंड जो मिला है ये हमारा हो जाएगा इन्वेस्टिंग। लेकिन अगर आपने शेयर कैपिटल इशू किया और उस पर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना अच्छे से आना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो हमने जो इंटरेस्ट, बेसिकली हमें इंटरेस्ट मिल रहा है जो हमने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी उसके ऊपर, तो बेसिकली ये भी आपका क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड बाय अ रियल एस्टेट कंपनी। ठीक है, तो एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसकी डीलिंग ही किस में है? प्रॉपर्टीज में डीलिंग है, तो उसको अगर रेंट मिल रहा है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर नॉर्मल कंपनी होती जो रियल एस्टेट नहीं होती, उसको रेंट मिलता तो वो उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाता।
लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसका मेन बिजनेस ही प्रॉपर्टी डीलिंग और उनको रेंट पे रखना इन सब में रहता है, रियल एस्टेट का, तो इसलिए उसको रेंट जो मिल रहा है वो उसका डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है और इसलिए इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई करेंगे। रेंट रिसीव्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देखो अब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको रेंट मिल रहा है तो उसने कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे डाली होगी एज इन्वेस्टमेंट पर्पस, उसके बदले रेंट मिल रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। आया समझ में। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स, तो कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं या लॉन्ग टर्म लोन लेके रखे हैं, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है, तो लोन पे इंटरेस्ट, बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट दे रही है, बोरोइंग्स कहाँ पे आता है, फाइनेंसिंग, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो भाई मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, कैश की तरह ही इक्वली ट्रीट किया जाता है इसको। प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स इशू, तो शेयर्स इशू किए कंपनी ने, उसके थ्रू प्रोसीड्स आए, तो शेयर्स इशू किए मतलब ओनर्स कैपिटल बढ़ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके का लोन ही ले लिया है कंपनी ने, ठीक है, जितना बैंक में पैसा नहीं था उससे ज़्यादा आपने विड्रॉ कर लिया एक तरीके से, तो उस पर आप अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो लोन पे इंटरेस्ट देना क्या हो जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पे आंसर्स देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा सिर्फ एक ही है, दैट इज रेंट रिसीव्ड बाय रियल एस्टेट कंपनी, ठीक है, तो ये परफेक्ट हो गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपके बहुत सारे आ रहे हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रेंट रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो ये हमने सारे इन्वेस्टिंग में क्लासिफाई करके रखे हुए हैं। क्लियर है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ रहा है, ठीक है, और फाइनेंसिंग में आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स ऑन और लॉन्ग टर्म लोन्स, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स इशूड एंड इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये तीनों आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे। क्लियर हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है, तो क्लियर हो गए ये तीनों इलस्ट्रेशन आज हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10 और 11। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि कैसे आपको क्लासीफाई करना है एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आया समझ में, डिफरेंशिएट करना अच्छे से आ गया। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बिल्कुल भी हेजिटेशन मत रखना, ठीक है, हम डाउट सेशन में सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।